So guys, the buzz around GMAT focus. So guys, myself Rahul Batla, I am your quant faculty at this wonderful channel. I have scored quant 51 when it comes to GMAT and CAT 99.82 percentile. So now guys, अब हमने सुना कि 31 जनवरी के बाद सिर्फ जीमैट फोकस पिक्चर में रह जाएगा। जीमैट फोकस के साथ एक नया सेक्शन का जन्म हुआ एंड दैट वाज डेटा इनसाइट। पेपर में कुछ चेंजेस आए, आईआर सेक्शन हटा दिया गया और एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, डेटा इनसाइट। नाउ व्हाट इज दिस ऑल बज अराउंड? इसके स्कोरिंग का क्या होगा? क्या ये भी 205 से 805 में आएगा? किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे? क्या ये आईआर सेक्शन का रेप्लिका ही है या इसमें कोई चेंजेस हैं? ये सारी बातें आज हम जानेंगे। हम साथ साथ जानेंगे हाउ टू एस डीआई सेक्शन एंड हाउ मच डज इट मैटर नाउ, राइट? आईआर में बहुत सारे बच्चे इसको नेग्लेक्ट ही कर दिया करते थे। जब पुराना जीमैट था, क्वांट और वर्बल, सब लोग इसी पे फोकस, सारे के सारे प्रिपरेशन सेंटर्स इसी पे फोकस। एंटायरली आप अपना जितना भी समय, जितनी भी बुक्स पढ़ रहे हो, क्वांट सेक्शन, वर्बल सेक्शन, और आईआर को कोई पढ़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसका फाइनल स्कोर में कोई काउंट ही नहीं है। पर क्या इसका है? और अगर है तो कितना है? इसको अप्रोच कैसे करना है? और सारे आपके जितने भी क्वेरीज हैं रिजॉल्व कर दे अराउंड डेटा इनसाइट सेक्शन। सो गाइस, लेट्स गो अहेड। तो बात थी, पहले होता था हमारे पास एक जीमैट। जीमैट में होता था क्वांट और वर्बल। जब तक बात क्वांट और वर्बल पे होती थी, आपका स्कोर आता था क्वांट में आउट ऑफ 51, आपका स्कोर आता था वर्बल में आउट ऑफ 51, एंड दीज टू स्केल स्कोर्स यूज्ड टू कॉरस्पॉन्ड टू अ स्कोर फ्रॉम 200 टू 800। और ये आपका ओवरऑल स्कोर होता था। आईआर सेपरेटली स्कोर्ड, एडब्ल्यूए सेपरेटली स्कोर्ड। पर 31 जनवरी अचानक से जीमैट बना जीमैट फोकस, और ये सारी चीजें, दैट मींस दिस 51 खत्म, 200 टू 800 खत्म, और पिक्चर में एंट्री होती है एक नए सेक्शन, दैट वाज डेटा इनसाइट सेक्शन की। अब इसके आने के बाद सबसे पहली चीज जो बदलती है वो होता है कि जो क्वांट है वो भी आपका आउट ऑफ 90 स्केल्ड होगा और 60 टू 90 स्केल्ड होगा, राइट? सो नाउ यू विल गेट योर स्कोर समवेयर लाइक Q72। सिमिलरली वर्बल के साथ हुआ, इट विल बी ऑल्सो स्कोर्ड फ्रॉम 60 टू 90 एंड यू गेट समवेयर लाइक वर्बल 78 और सो। और डीआई सेक्शन भी आपका 60 टू 90 स्कोर होगा एंड यू विल गेट डीआई एज वेल समवेयर लाइक लेट अस से डीए 80। एंड नाउ ऑल ऑफ दीज थ्री are going to correspond to your score from 205 to 805. Now the point is कि डेटा इनसाइट सेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वांट और वर्बल है। डेटा इनसाइट सेक्शन भी उतना ही महत्व रखता है जितना क्वांट और वर्बल रखते हैं टू गेट योर स्कोर बिटवीन 205 to 805, द फाइनल स्कोर ऑन विच योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो इसको भी पूरा पूरा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। जिस तरीके से हम क्वांट वर्बल का प्रिपरेशन करते थे उसी तरीके से डेटा इनसाइट की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रॉपर प्रैक्टिस लगेगी, क्वेश्चंस के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझने की नॉलेज लगेगी, क्वेश्चंस के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको कैसे स्टैंडर्ड वे से अप्रोच करना है ताकि विद इन टाइम हम कर सकें, सारी नॉलेज लगेगी। कहीं ना कहीं डीआई सेक्शन अब सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इट इज द न्यू वन. Nobody yet know that how it is going to look like because new types of questions are also going to be added, right? One, although they were also there in quant earlier, पर क्या चेंजेस होंगे ये सब हम लोग जानते हैं. ठीक है, तो अब DI सेक्शन के बारे में बात करेंगे ज्यादा इस वाली वीडियो में, राइट? सो DI द न्यू सेक्शन दैट इज डेटा इनसाइट. अब जब आप देखोगे तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 205 से 805 फाइनल स्कोर, वेरी सिमिलर टू क्वांट एंड वर्बल. Next, this will also be scaled from 60 to 90, right? Like quant VA. और इसी के साथ ये इसमें भी कंट्रीब्यूट करने लगेगा. और लास्टली 20 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मिनट्स, 2 मिनट्स 15 सेकेंड पर क्वेश्चन. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट टाइम इज गोइंग टू बी द की, राइट? इससे पहले जब ये आईआर सेक्शन होता था तब 12 क्वेश्चंस आया करते थे फॉर 30 मिनट्स, करेक्ट? दिस वॉज द अर्लियर गेम व्हेन इट वॉज GMAT. बट नाउ इट इज 20 क्वेश्चंस, राइट? तो क्वेश्चंस बढ़ा के 20 कर दिए गए, ऑलमोस्ट समवेयर इक्विवेलेंट टू क्वांट एंड वर्बल सेक्शन, राइट? दिस इज अ वेरी ड्रेनी सेक्शन. यहां पर आपका माइंड बहुत ज्यादा ड्रेन होता है, बहुत स्पीड से ड्रेन होता है,
राइट तो इसको कहां पर प्लेस करना है, सबसे पहले करना है, मिडिल में करना है, लास्ट में करना है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। सब लोग स्टार्ट में करें, सब लोग एंड में करें, डज नॉट मेक सेंस। किसको कब करना है उसके बारे में बातें करते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड दैट डेटा इनसाइट जब पहले आईआर कहलाया जाता था, या जीमैट में जो इसके सबसे क्लोजर सेक्शन आईआर होता था, तब ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते थे: मल्टी सोर्स रीजनिंग, टेबल एनालिसिस, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एंड 2 पार्ट एनालिसिस। बट जैसे ही जीमैट फोकस हुआ और आईआर डेटा इनसाइट बना, जो क्वांट के डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस थे वो ऐड कर दिए गए आपके डेटा इनसाइट सेक्शन में। तो अब क्वांट में डेटा सफिशिएंसी नहीं आने वाला, जबकि डेटा इनसाइट में डेटा सफिशिएंसी आने वाला है। जो क्वेश्चंस आपके 12 से 20 हुए हैं, कहीं ना कहीं यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके 5 to 8 क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के होने वाले हैं, which now not just is going to be based on mathematical skills, highly doubt it, वरना मैथ्स में ही डालते, डेटा इनसाइट में क्यों डालते। दिस माइट टेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ग्राफिकल नॉलेज, little bit of analytical knowledge, maybe some verbal reasoning can also come into data sufficiency part. This we have to see, wait and watch, because this has just changed, the pattern has recently changed, right? तो अभी देखेंगे, राइट बट एक चीज तो कंफर्म है कि ये 5वां सेक्शन ऐड हो चुका है। तो पांचों क्वेश्चन टाइप जानते हैं इफ यू आर न्यू टू जीमैट और जीमैट फोकस व्हाटएवर, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड 2 पार्ट एनालिसिस। 2 पार्ट एनालिसिस में आपको एक ऐसा पैरा मिलेगा, राइट ये आपका होगा क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। ये मैथमेटिकली इक्वेशन बेस्ड हो सकता है, ये वर्बल बेस्ड हो सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड हो सकता है, एनालिटिकल बेस्ड हो सकता है, whatever, but there will be some information given to you, and on the basis of this information you have to answer a particular question or mark the answer in this particular table. अब आपको एक टेबल आएगी, जैसे इस क्वेश्चन में आपको x2 और x5 की वैल्यू बतानी है, and here you will have 5 6 values, maybe 5 3 2 whatever. अब now the point is x2 will take one of these values and x5 will also take one of these values, right? For example, let us say in this question x5 comes out to be 2. तो आप x5 को 2 के साथ मैच कराओगे and you will fill this bubble, right? So you are going to fill this bubble. This marks कि आपने x5 को 2 मार्क किया है, and let us say x2 comes out to be 1 by 2. So x2 will take 1 by 2. तो x2 वाले कॉलम 1 by 2 वाली रो में आके इसको मार्क कर दो. So this means you are marking your answer as x2 as 1 by 2 and x5 as 2. So that's how you answer this question, right? I hope the idea is clear that what it is going to be look like. They are not standard MCQ questions. तो पता हो आपको कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आंसर मार्क होगा, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसको आप नॉर्मली, जैसे आप नॉर्मल मैथ सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करो, रीजनिंग है तो रीजनिंग इक्वेशन से सॉल्व करो, वर्बल है तो स्ट्रेंथ एंड वीकेंड वाले टाइप से जाओ, क्रिटिकल रीजनिंग में जो सोचते हो, और अपना इधर हो सकता है स्ट्रेंथ एंड इधर वीकेंड लिखा हो, यहाँ 5 स्टेटमेंट हो। सो वन ऑफ द स्टेटमेंट वुड बी स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वन ऑफ द स्टेटमेंट वुड बी वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट। तो 5 ही ऑप्शन है, वो दोनों के लिए यूज होंगे, राइट। चलो, सो दिस इज योर 2 पार्ट एनालिसिस। मूविंग अहेड वी कम्स टू द ग्राफिकल एनालिसिस। अच्छा एक बात मैं बताऊं, ये सारी वीडियोस में जब आप देखोगे ना ये करके, अगर आपको कुछ क्वेश्चन सैंपल टेस्ट करने हैं, ट्राई करने हैं, बेसिक अप्रोच सीखनी है, जो मैंने बात की है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप होम पेज पे जाओगे, सबसे ऊपर जीमैट फाउंडेशन की प्लेलिस्ट लगी है, क्वांट की प्लेलिस्ट अलग है, वर्बल की अलग है, डीआई की अलग है। डीआई की प्लेलिस्ट में चारों टाइप यानी कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, टेबल एनालिसिस, 2 पार्ट एनालिसिस एंड मल्टी सोर्स रीजनिंग, चारों टाइप की एक वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उनको देखो। सर डेटा सफिशिएंसी का है वो क्वांट के साथ ही इंक्लूडेड है, क्वांट वाले सेक्शन में जाओगे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो उसके आपको बेसिक अप्रोच सेट होने लगेगी, राइट। एंड अगर आपने ऑलरेडी देखी है तो कमेंट डाउन बिलो, वील गेट टू नो दैट यू आर वाचिंग दोज वीडियोस। ऐसी और चाहिए, किसी पर्टिकुलर सेक्शन की चाहिए, लेट अस नो, वील क्रिएट इट, राइट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। तो आप ग्राफिकल एनालिसिस में क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट इट हैज टू डू समथिंग विद द ग्राफ्स। तो अगेन आपको एक इंफॉर्मेशन दी होगी, साथ में ग्राफ दिया होगा। ग्राफ में जनरली मल्टीपल लाइंस यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मल्टीपल कमोडिटीज होंगी, या मल्टीपल कंपनीज होंगी, या मल्टीपल कंट्रीज होंगी। तो आपको ग्राफ रीडिंग आनी चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कैसे रीड करते हैं, इट शुड बी यू शुड वेल रीड दैट, एकदम नॉलेज होनी चाहिए, इस सब चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पर छोटा सा लेजेंड होगा जो बताएगा कि भाई ग्रीन लाइन जो है लंदन, रेड लाइन नॉर्थ, ब्लू लाइन ईस्ट एंजलिया। तो ग्राफ रीडिंग प्रॉपर रखो। क्वेश्चन वुड लुक लाइक समथिंग दिस,
Here it would be a question like this. We have in this surveyed writings from the area of the north between 1520 and 1559, you constituted dash of the instances in which either dash dash dash. अब यहाँ पे होगा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जहाँ पे लिखा होगा सिलेक्ट। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास सिलेक्ट आ जाएगा, ऑप्शंस आ जाएंगे 5%, 10%, 20%, 50% एंड 90%. सो दिस कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर दी हेल्प. मान लेते हैं आपने क्या किया, ये सिलेक्ट बटन को दबा देते हैं, वापस चला जाएगा. मान लेते हैं ये था ही नहीं. अब आप यहाँ कैलकुलेशन करने में लगे हुए थे, वट एवर वॉज द क्वेश्चन, और हो सकता है कि ऑप्शंस इतने दूर थे कि अगर मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लूँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाए विदाउट इवन कैलकुलेटिंग इंटर डेप्थ. तो फिर आप हमेशा पहले इसको दबा के एक बार ऑप्शंस खोल जरूर लेना, लाइक 5, 10, 20, 50, 90 फार पर. अगर 50 ने आंसर आना है तो अप्रोक्सीमेशन से ही काम चल जाएगा. नॉलेज से आपने सिलेक्ट करना है, हमने मान लेते हैं सिलेक्ट कर दिया 20 पे क्लिक करो, 20 वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, आपका क्वेश्चन डन है. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट नेक्स्ट. क्लियर? तो इनको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू. तो ड्रॉप डाउन में साइड में जो बटन होता है दबाते हो ड्रॉप डाउन आ जाता है. ग्राफिकल क्वेश्चंस के जनरली आंसर इस तरीके दिए जाएंगे. तो 2 पार्ट एनालिसिस भी समझ लिया, ग्राफिकल भी समझ लिया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन एंड लेट्स अंडरस्टैंड मल्टी सोर्स रीजनिंग. मल्टी सोर्स रीजनिंग, एज द नेम सजेस्ट, they are going to be multiple source, right? Now again this can be mathematical based, आपका normal reasoning based, or maybe something like RC, कि आपके पास 3 छोटे छोटे पैसेज है, उससे कॉम्प्रीहेंड करके इन्फर करके आपने कोई इन्फरेंस निकालना है, राइट? सो इन दिस केस वी हैव 3 कार्ड्स. एक कार्ड आपको बता रहा है प्रोडक्ट्स के बारे में, वेट के बारे में, कॉस्ट के बता रहेंगे, वहां पे क्वेश्चंस रहेंगे. इन कार्ड में आप चेंज कर सकते हो. कार्ड 2 पे दबाओगे, कार्ड 2 बता रहा है, क्या बता रहा है, ये शिपिंग कॉस्ट के बारे में बता रहा है. कार्ड 3 पे जाओगे, कार्ड 3 आपको क्या बता रहा है, डिस्काउंट के बारे में बता रहा है. सो देयर विल बी डिफरेंट कार्ड्स लाइक इन दिस, एंड यू कैन गो टू एंड फ्रो. आप वापस कार्ड 2 दबाओगे, कार्ड 2 आ जाएगा, वापस कार्ड 1 दबाओगे, कार्ड 1, एंड सो ऑन. यू कैन चेंज कार्ड 2, कार्ड 3, वट एवर, राइट? सो बेसिकली द आइडिया इज यूजिंग दीज कार्ड्स, आपको ये डेटा इकट्ठा करना है, एक डिस्काउंट के बारे में, एक शिपिंग के बारे में, कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, एंड देन यू हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Now in this question, let us say Mr. X who have $30 can afford which product? Product A, B, C. तो अब आपको तीनों प्रोडक्ट को गो थ्रू करना है. अगर आप देखो तो कार्ड 2 पे नहीं, कार्ड 1 पे था प्रोडक्ट A, B, C. प्रोडक्ट A, B, C देखो खरीद सकते हो कि नहीं, शिपिंग कॉस्ट लगाओ, डिस्काउंट लग रहा है तो डिस्काउंट लगाओ, एंड मेक श्योर कि $30 में वो प्रोडक्ट A, B, C खरीद पा रहा है कि नहीं. लेट अस से वो प्रोडक्ट A खरीद पा रहा था, B और C नहीं खरीद पा रहा था. तो आपको प्रोडक्ट A पे आपको यहाँ पे कलर करना पड़ेगा, येस ही कैन बाय प्रोडक्ट A, and he can not buy product B, and he can not buy product C. So fill this color. आपको of course color नहीं भरना पड़ेगा, you will just click once and one right click will automatically fill the color for you, right? I hope the game is clear. Once this is done, do next. इस type of question में जब multi source reasoning आता है, of course you are taking some time to comprehend. तो हो सकता है कि एक particular scenario या एक particular 3 कार्ड से more than 1 questions आए, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, right? So that is how you answer it. तो multiple cards में to and fro जाके use करो. So that's your multiple source reasoning. So now you know graphical interpretation, multiple source reasoning, 2-part analysis. Let's go to the final one, and that is table analysis before we jump to data sufficiency, the new part. अब टेबल में क्या होता है, लेट्स सी. अगेन आपकी विंडो 2 पार्ट में बढ़ जाएगी. यहां पर लिखा हुआ है द टेबल डिस्प्लेस डेटा ऑन ब्राजीलियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन 2009. नाउ यू विल बी गिवन अ सॉर्ट बाय. तो अगर आपने एक्सेल चलाया, आपने देखा फिल्टर्स होते हैं, वैसे ही टेबल है एकदम प्रॉपर, और फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ आएगा, करेक्ट? तो उसका यूज करना. जैसे अभी फिल्टर लगा हुआ है प्रोडक्शन वर्ल्ड शेयर पे, तो प्रोडक्शन अगर वर्ल्ड शेयर पे मैं परसेंटेज देखूं तो ये देखो आप, दिख रहा है आपको असेंडिंग ऑर्डर में कि भाई ये पोर्क 4%, कॉटन 5%, चिकन 8%, बीफ 15, शुगर 16 एंड ऑल दैट. अब इधर दे रखा है क्वेश्चन बता रहा है कि आपको यस मार्क करना है अगर ये इन्फरेबल है स्टेटमेंट तो, और नो मार्क करना है अगर नहीं है तो, एज पर दिस डेटा. और यहां कुछ स्टेटमेंट्स हैं. अब जैसे बोल रहा है नो कंट्री प्रोड्यूस मोर देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड शुगर, तो आप शुगर पे जाओ. प्रोड्यूस की बात है तो प्रोडक्शन पे जाओ. और बोल रहा है 1/4 मतलब 25% से किसी का भी ज्यादा शुगर है क्या? तो शुगर का प्रोडक्शन हमें तो भी ब्राजील का पता चल रहा है 16, तो किसी और कंट्री का कितना शुगर है हमको क्या पता, हो सकता है 25% ज्यादा, हो सकता है कम हो, तो हमें नहीं पता. सो वी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, दैट मींस दिस इज नो. तो इस तरीके से आपको मार्क करना है. अब अगला जो है वो बोल रहा है नो कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड शुगर. अब बात आई किसकी, एक्सपोर्ट की. अब एक्सपोर्ट ऐसे देखना तो बड़ा मुश्किल है, 12, 10, 8, 9. तो आप सिंपली यहां पे क्लिक करोगे
और आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, राइट। तो जो भी आपका डेटा है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। लेट अस से मैंने इस पे किया एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड शेयर पे, जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड शेयर पे क्लिक किया, अपने आप आपका डेटा जो है एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड शेयर के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। बस इतना सा करना है। सो यू कैन चेंज बिटवीन, ऐसा नहीं कि वापस नहीं चेंज कर सकते, इस पे क्लिक करो वापस पहुंच जाओ एंड उसके बेसिस पे आंसर कर दो। अभी मान लेते हैं बेटा, राइट, आई एम एज्यूमिंग दैट इसका आंसर नो है, राइट। सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट आपको आंसर मार्क करना सिखा रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं दिस वॉज येस, राइट, एंड दिस वॉज ऑल्सो हुआ येस, मान लेते हैं जस्ट रैंडम। अच्छा, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रैप्स बनाए जाते हैं गाइस, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं नो कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड शुगर, एक्सपोर्ट वर्ल्ड शुगर, हम देख रहे हैं कि भाई ये 20 है, 24 है। हो सकता है ब्राजील के अलावा कोई करता हो, आपके दिमाग में ये बात आएगी और आप कहोगे नो, बट दिस इज अ यस। व्हाई? सी, ब्राजील की एक्सपोर्ट रैंक 1 है शुगर में, राइट, और एक्सपोर्ट रैंक 1 वाला ही 20 कर रहा है, तो गेम ही खराब है, राइट। तो ऐसी सब छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा देखना। जस्ट द सैंपल क्वेश्चन, रैंडम नंबर्स। अभी आंसर में हम लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज मेजरली इन नथिंग बट हाउ इट इज हैज टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है। चलो, तो ये हो गए आपके 4 सेक्शन जो आईआर में भी आया करते थे। नाउ इज द डेटा सफिशिएंसी सेक्शन, अब एंटायरली न्यू सेक्शन, राइट, वेरी 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 न्यू सेक्शन, जो कि आपका डेटा इनसाइड में डाला गया। पहले ही आता था, क्वांट में आता था, नो डाउट क्वांट में आता था, बट यस द गेम माइट बी लिटिल चेंज्ड नाउ। हो सकता है एंटायरली क्वांट बेस्ड ना हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। होता क्या है, यू हैव अ क्वेश्चन प्रॉम्प्ट, अ क्वेश्चन स्टेटमेंट which you cannot answer, some data would be missing. For example, I simply say is x greater than y. Now you cannot answer this question, absolutely not, because there is no data, I don't know about x and y, right. Now statement 1 and 2 will carry some extra information related to this particular question prompt. वो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताएगा जिससे आप शायद ये आंसर कर पाओ। नाउ फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेटमेंट ने बोला x is a positive integer. Now the options will always be in the same order. Options हमेशा सेम ऑर्डर में रहते हैं, आप याद रखो ताकि बार बार आपको वहां पे ऑप्शंस ना पढ़ने पड़े। क्या ऑर्डर रहता है ये आप पढ़ सकते हो, मैं इनको कॉम्प्रिहेंड करके इजी कर देता हूं आपके लिए। स्टेटमेंट जो 1 होती है वो कहता है कि जो ये फर्स्ट अलोन स्टेटमेंट है ये सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, जो सेकेंड अलोन है वो सफिशिएंट नहीं है। अब x पॉजिटिव बताने पे क्या आप बता सकते हो x y से बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं बता सकते। कैसे बता दो? x पॉजिटिव है, y का पता है क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? अब नेगेटिव है तो बड़ा हो जाता, पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव, तो नहीं बता पा रहे। तो ये ए तो इस केस में आंसर नहीं हो रहा क्योंकि फर्स्ट अकेले से पता नहीं चल रहा। स्टेटमेंट बी कहती है कि सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट बट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। लेट अस से सेकेंड स्टेटमेंट होती y इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो ये भी अकेले सफिशिएंट नहीं है। आप कहोगे सफिशिएंट तो है, एक्स पॉजिटिव है, ये कहां पता है? ये तो फर्स्ट बता रही है, हम बात कर रहे हैं कि सेकंड अलोन। सो सेकंड अलोन मींस वाई नेगेटिव है, तो एक्स वाई से बड़ा है कि नहीं हमें नहीं पता, एक्स भी नेगेटिव हो सकता था, तो सेकंड अलोन भी सफिशिएंट नहीं हुई, राइट। तो बी भी आंसर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट सी कहती है कि फर्स्ट से भी नहीं होगा, सेकंड अलोन से भी नहीं होगा, बट अगर आप फर्स्ट और सेकंड को मिला दोगे तो हो जाएगा, विच बिकम्स द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा ही होता है, तो x y से बड़ा हो गया। पर दोनों स्टेटमेंट लगी हमको ये बताने के लिए कि was x greater than y, yes it was greater but I need both the statements. This is data sufficiency all about. For further information मैं बताता हूं, D कहता है कि फर्स्ट अकेले से भी हो जाएगा एंड सेकंड अकेले से भी हो जाएगा, दोनों की जरूरत नहीं है, कोई भी एक दे दो इंडिविजुअली काम कर देंगे। एंड E इज टोटली अपोजिट, E कहता है कुछ कर लो आप, फर्स्ट से भी नहीं होगा, सेकंड से भी नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड मिला दो तब भी नहीं होगा। सो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। अगर ये सारा डेटा मिलकर भी आंसर नहीं कर पा रहे तो आंसर ये, राइट। सो योर वे ऑफ अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन और अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन इज यू फर्स्ट गो बाय फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से हो गया सो द आइदर आंसर विल बी ए और डी, दिस इज कॉल्ड एज एडी और बीसीई अप्रोच। थिंक व्हाई? Because statement 2 says first alone is not sufficient, this is gone. Statement C also says first alone is not sufficient, gone. E says all together are also not sufficient, so gone. So once you try statement 1 and अगर 1 से हो गया तो आंसर या तो A होगा या तो D होगा, that's it. और अगर statement 1 से नहीं हुआ
तो आंसर हैज टू बी बी, सी और ई। सो इवन जस्ट आफ्टर अटेम्प्टिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दो स्प्लिट मिल जाएंगे, ए डी या बी सी। नाउ इट इज योर टर्न टू गो टू द सेकंड स्टेटमेंट अलोन, राइट? नाउ इफ सेकंड स्टेटमेंट अलोन वाज सफिशिएंट और फर्स्ट भी अलोन सफिशिएंट हो चुकी थी, तो ए कट जाएगा एंड द आंसर विल बी डी, राइट? सो इफ यू आर गोइंग इन दिस चेन की फर्स्ट अकेले से हो गया, यू गो टू द सेकंड वन, इससे भी हो गया, सो द आंसर बिकम्स डी, और इससे अगर नहीं हुआ so the answer becomes A, because A says first अकेले काफी है, second अकेले काफी नहीं है, and D says first भी काफी है, second भी काफी है, correct? So you will try the first one. Let us say कि first से हो गया, अब आप ट्राई करोगे second one, अगर हो जाता है तो D, नहीं हो जाता तो A, सिंपल। अब अगर आपने स्टेटमेंट 1 किया और नहीं हुआ तो बचा B C, फिर आप जाओगे किस पे? सेकंड पे जाओगे। अब दो पॉसिबिलिटी है, सेकंड से या तो होगा, सेकंड से या तो नहीं होगा। फर्स्ट से नहीं हुआ, सेकंड से अगर हो गया तो दैट मींस बी, बिकॉज बी से सेकंड अलोन सफिशिएंट, फर्स्ट अलोन नहीं। तो आपने फर्स्ट से ट्राई किया, नहीं हुआ इस बार, तो आप सेकंड अकेले से ट्राई करोगे, हो गया तो बी, खत्म बात। पर अगर सेकंड से भी नहीं हुआ, देन यू विल क्लब बोथ द स्टेटमेंट्स 1 + 2। नाउ इफ द क्वेश्चन सॉल्व्स, द आंसर इज सी, एंड इफ द क्वेश्चन डज नॉट सॉल्व, द आंसर इज ई, सिंपल। वापस से रिपीट करता हूं आपके लिए, बस ढंग से सुनना, काफी क्लियरिटी आ जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट से ट्राई करोगे, मान लेते हो गया तो दो रास्ते जाते हैं, सेकंड अलोन से ट्राई करो, होता है तो डी, नहीं होता तो ए, गेम खत्म। दूसरा तरीका क्या था कि फर्स्ट से ट्राई करा और नहीं हुआ, अब सेकंड अकेले से ट्राई करोगे, अगर हो जाता है तो बी, और नहीं होता तो दो ऑप्शन बचते हैं, सी या फिर ई। आप दोनों को क्लब कर दो, हो गया तो सी, नहीं तो ई। स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करोगे, कभी गलती नहीं होगी, अदरवाइज कंफ्यूज ही रहोगे हमेशा क्या मानना है। तो ऑलवेज फॉलो, 3 स्टेप में खत्म हो जाता है। सबसे पहले यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट अलोन, राइट? मैं एक आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के दे देता हूं यहीं साइड पे, ठीक है? तो आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी इसको लेकर आ जाएगी। एंड दीज आर द स्टैंडर्ड अप्रोचेस विच यू कैन लर्न इन द क्लासेस एज वेल, जो आपको यूट्यूब पे मैं वीडियोस बता रहा हूं, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल try statement 1 or no. Two possibilities, either a yes or a no, sufficient or not sufficient. अगर ये sufficient हो जाती है, then comes your second step, and second step is statement 2 को attempt करो, ठीक है? statement 2 alone से try करो। statement 2 alone से try किया, if it turns out to be yes, the answer is D. if it turns out to be no, then the answer is A. तो statement 1 करी, हो गया, फिर 2 पे गए, हो गया तो डी, नहीं हुआ तो ए, सिंपल। स्टेटमेंट 1 से करा तो नहीं हुआ, नाउ द टर्न इज टू ट्राई स्टेटमेंट 2। अगेन 2 पॉसिबिलिटीज, अगर हो जाता है तो गेम सिंपल, द आंसर बिकम्स बी, और अगर नहीं होता देन वी हैव टू अटेम्प्ट 1 मोर स्टेप, एंड दैट इज क्लबिंग द स्टेटमेंट्स, क्योंकि इंडिविजुअली दोनों फेल हो गई अकेले अकेले। आप स्टेटमेंट 1 और 2 मिला के करोगे, एंड इफ इट कम्स आउट टू बी अ यस, सफिशिएंट हो गया, सो द आंसर बिकम्स सी, और अगर नहीं हुआ so the answer becomes E. So that is the flow chart you need to follow, a perfect approach to a data sufficiency section। 3 स्टेप में होगा, पहले 1 को अकेले ट्राई करो, फिर 2 को अकेले ट्राई करो। अब या तो आपका आंसर आ चुका होगा कि अगर 1 से हुआ 2 से नहीं हुआ, 2 से हुआ 1 से नहीं हुआ, या दोनों से इंडिविजुअल हो गए तो आंसर आ चुका होगा। पर अगर स्टेटमेंट 1 अकेले फेल हो गई और 2 भी अकेले फेल हो गई, तभी आप ट्राई करोगे 1 और 2 को मिला के, और फिर होता है तो सी, नहीं होता है तो ई, सिंपल। So guys, that were the 5 questions. Now what's gonna happen? Use your time wisely to score good marks in DI section, because 20 minutes 45, 20 questions 45 minutes, right? अब इनकी अप्रोचेस सेट होंगी तो ही कर पाओगे, नहीं तो बहुत ड्रेनी होता है। आप मल्टी सोर्स रीजनिंग में सोर्स ही पलटते रह जाओगे, टेबल एनालिसिस में अलग अलग फिल्टर ही लगाते रह जाओगे, तो वहां पे टाइम खराब होगा। अगर आप क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहे हो तो क्वेश्चन को रीड करके फिल्टर लगाने हैं, क्वेश्चन को पढ़ के सोर्सेज का यूज करना है ढंग से मल्टी सोर्स रीजनिंग में ग्राफ को ढंग से पढ़ के इधर जाना है, ड्रॉप डाउन से आंसर चॉइसेस देख लो, क्या पता ऑप्शंस दूर दूर हों, राइट? मान लेते ऑप्शन अल्फा बीटा गामा है और आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों की रिसर्च करने पे लगे हुए हो, डेल्टा पे करनी नहीं थी, वो तो था ही नहीं। ये छोटी छोटी बातें आपको फास्ट बनाएंगी। प्रैक्टिस ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ। पहले क्या होता था कि जीमैट शेड्यूल किया, हफ्ता पहले आईआर के 2-2 सेट कर लिए, चले गए ना। प्रैक्टिस इन डिटेल नाउ, ऑल डिफरेंट काइंड। ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टी सोर्स की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, टेबल की करी नहीं।
हैव अ स्टैंडर्ड अप्रोच रेडी। जैसे मैंने डेटा सफिशिएंसी की सिखाई, ऐसी अप्रोच रेडी होनी चाहिए। वहां जाके कोई नई अप्रोच या रैंडम वे से जा रहे हो तो फंस जाओगे। So I hope guys you have got the idea about the new DI section of GMAT Focus. I hope that you ace it, and I wish you all the best for your GMAT Focus if you have scheduled it very recently. As already mentioned, अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन आवर लाइव बैच। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने GMAT फाउंडेशन पे बेसिक अप्रोचेस, बेसिक सेट्स ऑलरेडी डाल दिए हैं। बेसिक अप्रोच सेट करो and ace your exam. All the best. See you next time with the next brilliant video.